नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन एंड रविंदर पंचोली जी। पंचोली जी, एक तो आपके बारे में इतनी रिक्वेस्ट आती हैं कि भई इनको बार-बार बुलाया जाए और हम भी लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर आपको बुलाते हैं, हमें भी मज़ा आता है। सो थैंक यू सो मच। आप भी हमारे कहने पर आ जाते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। थैंक यू फॉर कॉलिंग और लोगों के प्रेम और आशीर्वाद का हृदय से धन्यवाद। ऐसे ही प्रेम करते रहें। भारत के हितों की बात जन-जन तक पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। हमारा कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है। तो धन्यवाद। तो रविंदर जी, जैसे हमने देखिए एक मुद्दा उठाया था हमने दारा सिंह वाला, जो 25-23 साल से जेल की सलाखों में सड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि वो हिंदू है। यही कोई जो अशांति वाली कौम है, उसका कोई आदमी होता, तो रात को आधी रात को भी ये कोर्ट को खोल देते और उसे रिहा कर देते। कोई कोई दलील नहीं, को कुछ नहीं, रिहा कर दिया। सिर्फ़ इसलिए कि हिंदू था, किसी ने सुनवाई नहीं करी। और हम यही काला जो सच है हमारे देश का, वो हम देखते हैं राजनीति के अंदर भी। राजनीति में भी जो गंद पड़ गया है, जो कुछ हमने देखा अभी, जो बिहार में जो कुछ हुआ है, नीतीश कुमार ने जो किया है, और अब तो ऐसे-ऐसे खुलासे आ रहे हैं। आप तो बिहार में आपने काम किया है, पत्रकारिता भी की है और आपको मालूम होगा नीतीश कुमार की गर्लफ्रेंड्स। आज लोगों को थोड़ा रूबरू कराते हैं कि कितने घटिया लोग हैं ये। नीतीश कुमार वो है ना कि एक गाना था कि ऊपर से बड़े भोले और अंदर से बड़े काले। अपनी इमेज इन्होंने ऐसे बना रखी है कि बिल्कुल गंगा में साक्षात नहा के और बाहर निकल के आए हैं ये। वो कितने छुपे रुस्तम ये निकले। कल तो इन्होंने जो भाषण दिया है, वो ऐसा लग रहा था कि ये आधुनिक कामसूत्र की रचना कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बेशर्मी ये है कि उसमें बैठे हुए विधायक, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, महिलाएं बैठी हैं जिनकी गर्दन शर्म से नीचे झुक रही थी और विधायक खिलखिला रहे थे। और इतनी घटिया बातें इन्होंने कही है जिसको हम यहाँ बोल भी नहीं सकते हैं। ये असल में नीतीश कुमार के अंदर जो दबी हुई कुंठा थी, उनकी श्रीमती तो पहले ही मर चुकी थी और इनके 2-4 लफड़े भी चलते रहे हैं। और इनके जो लफड़ों का उजागर किया था, इन्हीं के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी यादव ने किया था। 3 नवंबर 2017 को इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें पहले इन्होंने खुलासा किया कि साहब जो तेजस्वी यादव है, अय्याश हैं और उन्होंने एक लड़की के साथ शराब की बोतल पड़ी थी और लड़की इनके गले में हाथ डाल के खड़ी हुई थी, उसकी फोटो रिलीज करी। उससे भड़क के तेजस्वी यादव ने इनसे पूछा कि भई ये आपने जो 2 एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलाई हैं, जिसकी रेलवे बोर्ड से आपने अनुमति भी नहीं ली, अर्चना एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस, ये कौन है? तो अर्चना एक्सप्रेस जो है सर, ये चलती है पटना टू जम्मू तवी और उपासना एक्सप्रेस चलती है हावड़ा से देहरादून। तो हमने भी ज़रा खोजबीन करी कि भाई ये अर्चना कौन है और उपासना कौन उपासना है? कौन है? उपासना सर इनके किसी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट होगी, इसी में से कोई एक है। और अर्चना सिंह जो है, उपासना सिंह असल में जो ललन सिंह है, उनकी सिस्टर हैं। पब्लिक इनसे सड़क पर पूछ रही है कि नीतीश कुमार ये बताएं कि उन्होंने उपासना सिंह से क्या शादी करी है? नीतीश कुमार तो बिहार का गुंडा है। ललन का बहन से शादी किया है कि रखे हुए है? तो शादी किया है कि रखे हुए है? जब हमारा मुख्यमंत्री गुंडा है तो हमारा देश कैसे चलेगा? ये ऐसे ही रखे हुए हैं, लिविंग इन रिलेशनशिप में हैं। और अर्चना सिंह शायद इनके जवानी के दिनों के थे। और कौन कहेगा कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है? 2 कौड़ी की अकल नहीं इस आदमी में। आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो, आपको क्या कामसूत्र का बखान करने के लिए वहां पे विधानसभा में भेजा गया है? बिहार की आप हालत देख लें, बद से बदतर होती जा रही है और इसके लिए नेता जो जवाबदार है, इससे ज्यादा वहां की जनता जवाबदार है। ऐसे मूर्खों को, घटिया लोगों को, नवी पेल को, है कामसूत्र के साले जो आधुनिक रचनाकार बन रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? है पोर्नोग्राफी की ट्रेनिंग दे रहे हैं साला कि ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। क्या है ये? इनको मतलब बिहार की जनता को अपने आप को सोचना चाहिए कि हमारे जनप्रति हम कैसे चुनकर भेजें। 2024 के चुनाव में और 2025 के चुनाव में देख लें, अगर ये लोग फिर से चुन के आ गए तो इससे बुरी दुर्दशा करने वाले हैं। चोट्टे
लुटेरे, डकैत, हत्यारे, ये सारे हैं। बस इनको एक गर्व रहता है कि एमएलए हमारी जाति का है। बस ये जाति में डूब के मर जाएंगे। ये गंगा इतनी रविंद्र बड़ी है पटना में, आखिरी रास्ता बिहार की जनता के लिए यही है कि गंगा जी में डूब के मर जाए, क्योंकि ये पूरा बिहार बेच के खा गए हैं, अय्याशियों का अड्डा बना दिया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार भवन से नीतीश कुमार गाड़ियां बदल बदल के कहाँ जाते हैं हमको सब खबर है। कहा है कि हमारी 6 बहनें उधर रहती हैं, तो हमको सब खबर लग जाता है कि आप किधर किधर जाते हैं। ये तो हाल है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में इतने सौहार्दपूर्ण संबंध हैं, बिल्कुल जैसे शक्कर में दूध घुल गया हो या दूध में शक्कर घुल गई हो। नहीं तब अब रविंद्र जी, शासन कैसे चल रहा होगा ये आप सब खुद सोचे। आप सोच के देखिए, नीतीश कुमार वो आदमी है, मैं तो उसको बोलूंगा वो सांप है, जो बोल रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री मुझे बनना है। अब उसने कांग्रेस को भी गालियां निकालनी शुरू कर दी और बाकियों को भी गालियां निकालता रहता है, क्योंकि इससे ज्यादा साध तो कोई है ही नहीं। आप सोच के देखिए कैसे कैसे लोग हैं जिनके पास कोई रोड मैप नहीं है, और जैसी अश्लीलता की बातें कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के सपने ले भी कैसे लेते हैं? मुझे तो इनके सपने लेने की भी लिमिट समझ नहीं आती। मुझे इनको सजेशन है कि ये प्ले बॉय मैगजीन के लिए लिखना शुरू कर दें सर, बड़े सक्सेसफुल रहेंगे। अब इनके लिए राजनीति रही नहीं है, सठिया गए हैं, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है। इनको तो पब्लिक को किक आउट कर देना चाहिए चुनाव में। मैंने तो ऐसा रविंद्र आदमी जी वो वीडियो देखा था अभी, जहाँ पर ये किसी की श्रद्धांजलि देने गए थे, किसी के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। वहां पर जो तो उनके पिताजी की तस्वीर पड़ी थी, उसके सामने फूल थे, वो उठाकर पिताजी के ऊपर डालने की बजाय जो बेटा खड़ा है वहां पे उसके ऊपर डाल दिए। भाई इसको बोलते हैं सठिया गया हो दिमाग, और क्या है। और ऐसी ऐसी हरकतें नीतीश कुमार करने लगे हैं, या तो इसको लगता है कि भाई दोबारा ये आने वाले नहीं है, तो ये उस बुखलाहट में ऐसी हरकतें कर रहे हैं, या इनका डीएनए ही ऐसा है। सर एक दूसरे को, ये लोग जो सरकार चल रही है इनका डीएनए सबका दोनों का एक जैसा ही है। नीतीश कुमार थोड़ा पढ़ लिख गए तो थोड़ा रिफाइंड हो गए हैं, थोड़ा उन्होंने अपने ऊपर एक नकाब ओढ़ लिया था जो बिल्कुल हट गया है कि ये कितने घटिया 2 कौड़ी के आदमी हैं। इनका कोई ईमान धर्म, कोई थॉट प्रोसेस, कोई विचार नहीं है, नैतिकता इनके लिए मायने नहीं रखती। लालू प्रसाद यादव खुद बोले हैं कि इनका घर राम रहीम के घर जैसा है, कितने दरवाजे हैं किसी को पता ही नहीं, कहां से निकलते हैं और कहां से बाहर हो जाते हैं। तो राम रहीम से अगर कोई आदमी इनकी तुलना कर रहा है तो आप समझ जाइए कि मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ट्रू ट्रू ट्रू। सर आपने लालू प्रसाद का नाम ले लिया तो इधर लालू पे भी आए थे आज। भाई बिहार की कैसी किस्मत है, पहले उन्होंने 25-27 साल लूटा अच्छी तरह से, चारा खाया, उसके बाद रेलवे को भी खा गए, और बिहार को तो पूरा खा ही गए थे। उसके बाद नीतीश कुमार आ गया, वो भी खाने पे लग गया, और आपने देखा कि कैसे घटिया सोच इन लोगों की है। आपकी बात बिल्कुल सही है। जो वो असेंबली से जब लेडीज बाहर निकली हैं, वो रो रही थी कि ये कैसी लैंग्वेज इन्होंने हमारे सामने बैठकर यूज करी है, और लोग हंस रहे थे वहां पर, जो बाकी के सारे इनकी पार्टी के लोग हैं। इसका पता लगता है कि इनकी जो मानसिकता कितनी गिरी हुई है, कितनी घटिया सोच है। बिहार की किस्मत इतनी बुरी क्यों है सर? पहले लालू, फिर नीतीश, अब उसके साथ तेजस्वी भी शुरू हो गया। सर लालू भी कम थोड़ी रहे हैं। लालू पहले जब मिनिस्ट्री में थे यूपीए में तो एक गाना गाते थे, मेरे ख्वाबों में जो आए है आके मुझे तरसा है, किससे कहो कि मेरे सामने तो आए। मतलब उनका प्रधानमंत्री पद के लिए था। फिर बाद में किसी महिला का नाम चला, उस महिला पे इन्होंने उससे जमीन भी ले ली और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी बना दिया। ये सारी अखबारों की खबरें हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ना आप कह रहे हैं। कांति सिंह उस महिला का नाम है जो केंद्र में मंत्री रही, अंगूठा छाप। तो ये भारत की जो राजनीति ऑपरेट करते रहे हैं, जो यूपीए में रहे हैं और जो क्षेत्रीय दल हैं, इन्होंने भारत को, अपने प्रदेश को इस बुरी तरह से लूटा है कि मतलब अगर मोदी जी नहीं आते तो आज शायद हम गजवाए हिंद के शिकार हो चुके होते। इन्होंने एक तो तुष्टीकरण की इतनी भयंकर नीति अपनाई, जातियों में बांट दिया, आरक्षण को कल बेवकूफ आदमी ने, नीतीश कुमार 75% आरक्षण दे रहे हो। दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। अरे सवर्ण क्या करेगा, फांसी लगा लेगा। ज्यादा आप करोगे तो फिर क्या हथियार उठाने पे आप मजबूर करोगे क्या?
लेकिन रविंद्र जी, जैसे ये करते जा रहे हैं हरकतें कि जी सबको आरक्षण, दैट मीन्स कि इनकी ये है कि जाने से पहले इनको मालूम है दोबारा आने वाले नहीं हैं। आरक्षण अनाउंस कर दिया, उसके बाद सारी सीटों पे अपने लोगों को भर देंगे ताकि हारने के बाद भी वो पैसे इनको पहुंचते रहें। औरतों को रीजन नहीं है। दैट मीन्स इन्होंने अपनी पेंशन स्कीम लगाने के लिए अपने बंदों को भर्ती करना शुरू कर दिया आरक्षण के नाम पर। यही गंध हमने 75 साल में देखा है देश में, और ये ऐसा चीज है जो खत्म होने का नाम लेती ही नहीं है। सर ये हर दल में घुसा हुआ है। बीजेपी में भी कुछ लोग हैं, केंद्रीय मंत्रियों के रिश्तेदार हैं, जो टिकट बांटने के नाम पर पैसा खा रहे हैं। मतलब वो मोटा भाई का नाम ले रहे हैं कि आपको मोटा भाई से मीटिंग कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया का, और है कुछ भी नहीं, पर किसी केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार है। बेचारे मोटा भाई को तो पता भी नहीं होगा कि उनके नाम पे क्या खेल खेला जा रहा है। तो ये हर रविंद्र जी, पार्टी में मुझे मालूम है आपकी पकड़ बहुत है और आपके पास मिसालें इतने होते हैं, आप सबको टाक सकते हो। आइए तभी आपसे देखिए, लोग भी इसलिए आपको सुनना पसंद करते हैं। एक तो आप बोलते हैं बेबाक, बिल्कुल सामने, और कोई छुप के बात नहीं, कोई पॉलिटिकली करेक्ट नहीं, और इसीलिए बार-बार लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि सर आप पंचोली जी को बुलाइए, बिकॉज़ उनके पास एक्चुअल न्यूज़ होती है, समय से पहले आप न्यूज़ दे देते हैं। और जैसे आप खुलासा कर रहे हैं अभी कि कैसे केंद्रीय मंत्रियों के रिश्तेदार भी लगे हुए हैं लूट-खरूच करने के लिए, ये ऑपोजिशन वाले पार्टी से तो सारे लगे ही हुए हैं। हमने देख लिया बिहार का क्या हाल है, और इतना ज़्यादा दिमाग खराब है कि आज 10-15 तो पीएम के कैंडिडेट खड़े हो गए हैं भारत के अंदर, कि सबको प्रधानमंत्री बनना है। सर 2012 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर भोपाल के किसी बड़े मीडिया हाउस से अपना शिवराज की खटक गई थी। शिवराज की खटक गई थी तो वो परिचित थे, जो केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार थे, मेरे परिचित थे। उन्होंने कहा कि साहब उस केंद्रीय मंत्री से मैं मुलाकात करवा दूंगा और इनका पैचअप करवा दूंगा। उस मुलाकात के लिए उस आदमी ने पैसे लिए। वो पैसे लिए नहीं सर, मतलब पैसे तो लिए। जब हम वहां पहुंचे तो वो तो नीचे खड़े हो गए। चूंकि मैं किसी मीडिया हाउस से जुड़ा हुआ था, बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हुआ था, मैंने अपना कार्ड भेजा तो उन्होंने बुला लिया। और जब जो पीड़ित था उसको लेके गए तो सर उसकी उन्होंने इतनी बेइज्जती करी। वो कुछ फोटोग्राफ्स लेके गया था कि देखिए मेरा ये सब उड़ा दिया है, सब कर दिया है। उनको उन्होंने उठा के एल्बम फेंक दिया और उस रिश्तेदार के बारे में कहा कि उसके प्रति मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। कैसे जवाबदारी नहीं है यार? आप अपनी बर्थडे पे उसको बुलाते हैं, आपके घर में घूमता है, आप जवाबदारी से कैसे बच सकते हो? मतलब ये क्या क्या खेल खेल रहे हो आप? आपको जनता ने पहुंचा दिया तो आपको लूटने का अधिकार मिल गया है? लोगों के पैसे खाने का अधिकार मिल गया है क्या? रिसेंटली भी उन्होंने राजस्थान में 2-3 केस ऐसे करे हैं। मैंने अभी हाई कमान के पास बात पहुंचाई है, नहीं पहुंची है। अगर ये नहीं इसका निराकरण हुआ तो फिर भारतीय राजनीति में भारी भूचाल आ सकता है। वो मुझे मालूम, कोई बात नहीं सर, हमारा चैनल आपके लिए हमेशा खुला है, इसी पे भूचाल लेके आएंगे, फिर देखते हैं कितने पिलर गिरते हैं ऊपर से। भाई ये अपने रिश्तेदारों को क्यों नहीं रोकते हैं? उनके साथ प्लेन में खड़े होकर वो फोटो खिंचा रहे हैं, उनके साथ बैठ के बर्थडे केक काट रहे हैं, और फिर आप हाथ झाड़ लें कि भाई उस रिश्तेदार से मेरा कोई लेना देना नहीं। हाउ इट इज पॉसिबल? ये संभव है क्या? ऑफ कोर्स नहीं पॉसिबल है। देखिए ये सारे हैंड्स इन ग्लव हैं, खुद की छवि साफ रखते हैं, रिश्तेदार को अपने पीए को आगे कर देंगे लेन देन करने के लिए। फिर उसने कर लिया, हमें तो पता ही नहीं था, हमने इनको बाहर निकाल दिया है। और भाई जो पैसे लिए हैं उसका क्या हुआ? आपने इतने सालों से पैसे कमाए उनके नाम पर, उसको वापस करो। नहीं, और आप नाम किसका ले रहे हैं? मोदी जी का, अमित शाह का। उन बेचारों को तो पता नहीं होगा कि उनके नाम पे ये मंत्रियों के रिश्तेदार क्या खेल खेल रहे हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात का दम भर रहे हैं, एक चिड़िया के बच्चे से नहीं मिला पाए वो लोग। जेपी नड्डा तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही है। चलिए सर, दोबारा से बिहार पे आते हैं। आपको क्या लगता है बिहार जिस तरह से चल रहा है आज की डेट में, ये गुंडा राज दोबारा शुरू हो गया? मैं बिहार के मेरे एक हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, अशोक कुमार जी, बैंक में काम करते हैं आज की डेट में। उन्होंने बताया कि जो लालू का टाइम था वो काला टाइम था। उसके बाद बीजेपी और ये नीतीश कुमार मिलकर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, तो इन्होंने जो वहां पे तो ये हालत था कि इवन फसल भी अपनी खुद काट नहीं सकते थे, जबकि जब तक कि उनके परमिशन ना मिले।
बीजेपी जब आई वहां पर थोड़ा सा सुधार होना शुरू हुआ, अब दोबारा से वही गुंडा राज दोबारा शुरू हो गया है। ये कब वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको समझ नहीं आती कि वो किस तरह के हुक्मरानों को दोबारा से इलेक्ट करके लेके आते हैं और जैसी ये बेशर्मों वाली हरकतें हैं, गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं, भई आप एक पब्लिक फिगर हो, आपको अपनी शर्म नहीं है, कुछ किसी और की शर्म तो कर लो। सर ये तो मतलब मुझे तो लगता है बिहार की जनता की रीढ़ की हड्डी नहीं है। आप कभी भोजपुरी के गाने सुने, इतने अश्लील गाने भोजपुरी के हैं कि आप मतलब सुन नहीं सकते और यहाँ सरेआम बजते हैं बाजारों में। सरेआम। मैं 94 से 98 तक बिहार में रहा हूँ, मुझे स्थिति मालूम है। 6 बजे के बाद आप घर के बाहर नहीं निकल सकते थे। आपकी मोटरसाइकिल पे आप कहीं जा रहे हैं, सामने खड़ा हो जाएगा और आपसे मोटरसाइकिल छुड़ा लेगा, आप कुछ नहीं करेंगे। एक डॉक्टर साहब थे, हार्ट स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने हिंदुस्तान अखबार में एक अखबार एड दिया। शाम को उनके पास सर कुछ लोग पहुंच गए कि डॉक्टर साहब आपका बहुत कमाई है, कुछ चंदा दीजिए। उन्होंने कहा कितना? कि सर 25 लाख दे दीजिए। डॉक्टर साहब के हाथ पांव फूल गए। उस समय वहां पे डीजीपी जैन साहब थे, मिस्टर जैन। तो जैन साहब को उन्होंने फोन किया कि सर साला कुछ लोग ऐसा धमकाने आए हैं। जैन साहब ने शाम को उनके बोला कि भाई ऐसा करिए, ये मैं सुना हुआ किस्सा बता रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया है, कितना सच है कितना नहीं, पर एक कहीं ना कहीं से बताता ही है कि लालू राज में जो है अपहरण कांड और ये सब चल रहा था, ये कोई छुपी हुई बात नहीं। तो उन्होंने कहा सर आप जाके मुख्यमंत्री से मिल लीजिए। डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री से मिलने गए। उन्हें आइए डॉक्टर साहब कैसे आए हैं? डॉक्टर साहब ने कहा साहब ऐसा ऐसा है। उन्होंने कहा अच्छा। तो एक बता रहे थे वो कि कोई एक कमरे में ले गए, वहां कुछ लोग बैठे हुए थे। तो उन लोगों से उन्होंने कहा कि भाई इनमें से कोई है? इन्होंने कहा सर ये 2-3 लोग था। उन्होंने कहा काहे रे, कितना पैसा मांगे हो? उन्होंने कहा हजूर 25 लाख। डॉक्टर साहब ज्यादा मांग लिए, 15 लाख कर दीजिएगा। ये ऐसा लोगों में वहां पर किस्से चलते रहे हैं कितने, ये एक किस्से नहीं, ऐसे लालू राज के हजारों किस्से चलते रहे। उसकी सत्यता क्या है नहीं है, ये हम सोशल मीडिया और जो खबरों में छपा है वो हम कोट कर रहे हैं, हमारी तरफ से हम एक शब्द नहीं कह रहे। ट्रू। देखो ये चीजें और तो सारी दुनिया जानती है कि ये सारा कुछ लालू के टाइम पे भी होता रहा, लेकिन जो अश्लीलता अभी शुरू हो गई है बिहार में, वो भी ओपन में। आपने बड़ी बार बोला इस चीज को, मैं भी अपने व्लॉग्स में बोलता हूँ कि ये सारे सेकुलर का और का चोगा चोगा नहीं, सॉरी, बुर्का डाल के जो आते थे, इन्होंने वो बुर्का उतार के फेंक दिया है, अभी ओपन में आ गए हैं। ये कितने नंगे हैं और ये कैसे नंगा नाच करते हैं असेंबली के अंदर बैठ के भी और अपनी राजनीति में भी, ये तो ओपन में आ गया सर। सर ऊपर में इसलिए आ गया कि इन्होंने खतना करवा रखा है ना, इनको शर्म तो है नहीं, घूंघट ढट गया इनका। तो अब तो ये तो बेशर्म हो गए बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल नग्नता पे उतर आए हैं, बिल्कुल अश्लीलता पे उतर आए हैं। किसी भी राज्य में इतने अश्लील गाने, इतने अश्लील प्रोग्राम नहीं होते। जब मुख्यमंत्री खुद लौंडा डांस बैठ के देखता हो, एंजॉय करता हो, उस राज्य की क्या दशा रही होगी सर। हम्म। सर लेकिन इसका हल क्या है? अभी जो बिहार में जैसे इन्होंने ये सब कुछ किया, क्या इसके ऊपर जो अश्लीलता की बातें उन्होंने असेंबली में करी हैं, क्या हमारे जो मियाँ लॉर्ड्स हैं, ये इसके ऊपर कोई सुओ मोटो नोटिस लेंगे? नहीं तो वो मियाँ लॉर्ड का एक वो आ जाएगा स्टेटमेंट कि मतलब टेस्ट में अच्छा नहीं है पर ठीक है, उनके चलेगा। जैसे राहुल गांधी का कहा था कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, इसमें टेस्ट में ठीक नहीं है पर ठीक है, चलता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम्म। तभी तभी वो मियाँ लॉर्ड्स बोलते हैं उनको, क्योंकि जो मियाँओं की लैंग्वेज है वही इनको अच्छी लगती है और तभी उनके सामने खड़े होकर ये मियाऊँ मियाऊँ करते रहते हैं। अभी कल इलेक्शंस हुए, हमने देखा फर्स्ट फेज का। आपको क्या लगता है मणिपुर में और झारखंड में क्या हवा चल रही है? सर मेरे पास अभी छत्तीसगढ़ के आंकड़े आए हैं, मणिपुर के और झारखंड के तो नहीं आए हैं। जो नक्सल प्रभावित 20 जिले हैं उनमें काफी हैवी मतदान हुआ है। तो ये हैवी मतदान ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है। अगर कम वोटिंग होती है तो भी लगता है कि यार ये सरकार बेकार है, कुछ नहीं है, और सामान्य होती है इसका मतलब सरकार से खुश है। तो हैवी वोटिंग हुई है तो कहीं उन 20 सीटों पे ऐसा लगता है कि बीजेपी का वजन ज्यादा है, बीजेपी भारी पड़ रही है उन 20 सीटों पे। और ये सब नक्सल हम्म। प्रभावित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है।
ओके, लेकिन जो क्षेत्रों की बात करते हैं, पिछली बार जो है वहाँ पर बीजेपी का क्या वहाँ पे रुख था? बीजेपी के बहुत बुरे हाल थे सर उस समय। मतलब गिरते पड़ते 10-15 सीटें लेके आई थी बीजेपी। बिल्कुल हुँ, 67 सीट कांग्रेस निकाल लाई थी 90 सीटों में से। हुँ। तो ये वाले नक्सल एरियाज़ क्या आपको लगता है कि इस बार जहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, वहाँ पर बीजेपी की पकड़ बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। देखिए कई पब्लिक समझदार भी है, कुछ ना कुछ जो डेवलपमेंट हो रहा है, दिख तो रहा है उनकी भलाई के लिए जो काम हो रहा है और आदिवासियों के लिए खास तौर से संघ बहुत काम कर रहा है। उनके उत्थान के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत काम कर रहा है, जो कोई और हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ एक खराबी ये है कि वो अपने कार्यों का प्रचार-प्रसार नहीं कर पाते। मीडिया मैनेजमेंट वो लोग नहीं कर पाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने कार्यों का प्रचार-प्रसार करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमने आरएसएस वालों को बुलाया था अपने यहाँ पर। उन्होंने भी बोला कि हम मार्केटिंग की क फर्म नहीं हैं। हम जो काम कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, हमें उसी में संतुष्टि है। लेकिन सर, ये ज़माना है सोशल मीडिया का। यहाँ पर केजरीवाल जैसा आदमी, जिसने काले कौए ने एक काम नहीं किया दिल्ली में, पंजाब में। जब वो दिल्ली में था तो बोलता था जी पंजाब के कारण हमारे यहाँ पर धुएँ की प्रॉब्लम है। आज पंजाब जीत लिए तो कहता है कि ये तो यूपी और हरियाणा के कारण है, पंजाब के कारण है ही नहीं। तो ये जो परसेप्शंस हैं, ये सोशल मीडिया पे बनाई जाती हैं, उसके कारण ये पंजाब को जीत गया। और बीजेपी वाले हैं, उनको लगता है कि सोशल मीडिया में फ़र्क क्या पड़ता है, लोग देख तो रहे हैं, हमारा काम हो रहा है। ऐसे काम नहीं चलता सर, आपको बोलना पड़ता है। बीजेपी का सोशल मीडिया सबसे कमज़ोर है। वहाँ पर जो अमित मालवीय बैठे हुए हैं, वो बिल्ली के गूँ हैं, ना लीपने के काम के हैं, ना पोतने के काम के हैं। मैं उनको एक्स पे बहुत बार किया, उनको टैग करके मैंने बोला है, आप दिन भर देख लीजिए सोशल मीडिया पे एंटी मोदी कैंपेन चलता रहता है, कांग्रेस के फेवर में डलता रहते हैं। ये अमित मालवीय क्या कर रहे हैं, इनका बीजेपी का मीडिया सेल क्या कर रहा है, गॉड नोज़। मोटी-मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुफ्त में कर रहे हैं, ऑफ़ कोर्स, सबको मुफ्त मोटी-मोटी में तनख्वाहें मिल रहे हैं। सर मुफ्त में तो सिर्फ़ आप और मैं हैं। बाकी सब तो तनख्वाहें ले रहे हैं। जो मोदी के अगेंस्ट बोलते हैं वो भी और जो उनकी जो चीज़ों को स्प्रेड करते हैं, वो भी तनख्वाह ले रहे हैं। फ्री है तो सिर्फ़ आप और मैं हैं। चलिए अब अंत में एक लाइन वो नीतीश कुमार के लिए बोल देता हूँ। उनको शायद वो कल विधानसभा में भाषण दे रहे होंगे, तो पुराने दिन याद आ गए होंगे, तो एक भूपेंद्र का गाना था, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, कहाँ हो तुम के दिल ये बेकरार आज भी है, तो उनकी भावनाओं ने उमाड़ मारा होगा, तो वो उनके मुँह से वो बातें निकल गई। लेकिन सर देखिए, मज़ाक एक अपनी जगह है, लेकिन जिस मंच पर आपने खड़े होकर ये बातें बोली हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये शोभा देती हैं। आप और मेरे जैसे लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसी बातें कहीं जाकर बोल सकते हैं, एक पब्लिक प्लेस पर और एक ऐसे मंच के ऊपर असेंबली में जाकर आप ऐसी बातें बोलते हैं, ये शर्म की बात है। और किसी ने भी मीडिया में किसी ने भी इसको उठाया नहीं है, सारा बिका हुआ मीडिया चुप है, हँस रहे हैं इसके ऊपर कि देखिए कितना महान काम किया है नीतीश कुमार ने। जब तक ये सारी चीज़ें देखिए हम लोग लगे हुए हैं इनको इनको पर्दाफ़ाश करने के लिए, लेकिन जब तक जनता ही नहीं खड़ी होगी, इकट्ठी नहीं होगी, इनका बहिष्कार नहीं करेगी, सोशल मीडिया पे इनको गालियाँ नहीं निकालेगी, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। और चलिए हम और आप तो लगे हुए हैं लोगों को जगाने के लिए, लेकिन हिंदू आके जागने को तैयार ही नहीं है। मैं कल एक नुपुर शर्मा की वीडियो देख रहा था जहाँ पे वो बोल रही थी कि आप हिंदुओं के लिए मैंने अपनी लाइफ़ को रिस्क में डाला हुआ है। मैं हर रोज़ थ्रेट्स रिसीव करती हूँ। आप भी रिसीव करते हैं, मैं भी रिसीव करता हूँ। लेकिन वो कहती है कि आप ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं मेरी वीडियोज़ को, ना ही आप सब्सक्राइब करते हो। जब आप हमारे साथ ही नहीं खड़े हुए, हम आपके साथ क्यों खड़े होंगे? और हिंदुओं को बार-बार आप बिलीव करेंगे उसकी इस वीडियो को भी किसी ने लाइक नहीं किया। ये हिंदुओं का हाल है। लेकिन जो एंटी नेशनल्स हैं, ये जो घटिया लोग हैं, नीतीश कुमार जैसे, इनकी वीडियोज़ को बड़े चस्कों से देखते भी हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और उसके बाद नैतिकता का और सेक्युलर का ये पाठ भी हमें पढ़ाने शुरू कर देते हैं कि यार आप ना हिंदुओं की फ़ेवर में बात करते हो, आप सेक्युलर नहीं हो।
ये कीड़ा इनकी जेब से जाता नहीं है, इनके ऊपर जो थोपा गया है, इनको समझ नहीं आती, ये बुर्का आपको डलवा दिया है। अब सिर्फ वो जो मुस्लिम्स हैं, उनकी तो जो लेडीज़ हैं, उनको भी बुर्का डाला था, आपको तो मर्दों को भी बुर्का डलवा दिया है, इनको यही समझ नहीं आती। पता नहीं कब हिंदू जागेगा और यही दुआ है कि ये जल्दी से जागे और अपने देश को बचाएँ। तो रविंद्र जी। और बिहार की जनता में जरा भी नैतिकता है, नीतीश कुमार में नैतिकता है, वहाँ के राजनेताओं में नैतिकता है, तो तत्काल नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगे और उनको कुर्सी से उठा के बाहर फेंके। रविंद्र जी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कुर्सी पे आ गया, वो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता। हमने एक वीडियो बनाया था आपके कहने पर, वो था कि मोदी जी भी इसी रेस में आ गए हैं। जब इन्होंने 80 करोड़ लोगों को 5 साल और के लिए फ्री राशन दे दिया, 20 लाख करोड़ रुपए आपने ईयर मार्क किए थे, 2 साल आपने राशन फ्री देना था। अभी आपने 5 साल और दे दिया सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन जीते हैं। दैट मीन्स कि पीएम की कुर्सी इतनी प्यारी हो गई कि भई आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, पैसे आपकी जेब से जाएँगे, वो हमारी जेब से जाने हैं। और देने किसको हैं? जिन्होंने ओपनली बोलना शुरू कर दिया, हमें सारे बेनिफिट चाहिए मोदी से, लेकिन वोट हम किसी और को देंगे, मोदी को नहीं देंगे। और उन्हीं को खुश करने के लिए आप ये सारी पॉलिसीज़ बना रहे हो। मिलनी आपको वोट फिर भी नहीं है, फिर क्यों देश का नुकसान कर रहे हो? दैट मीन्स ये सारे जो लोग हैं, कोई भी हो, इनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। कुर्सी मिल जाए, उसके बाद कुछ भी करने को तैयार हैं। ये कभी भी रिज़ाइन नहीं करेंगे, कोई भी हो। सो रविंद्र जी, ठीक है, हमारा काम है लोगों को जगाना, वो हम जगाते रहेंगे। अब लोगों के जागना नहीं जागना, आप तो हमेशा बोलते हो, हमारी तो बीत गई, थोड़ी-सी रात बाकी है। मैं खुद देश से बाहर रहता हूँ, देश के लिए प्यार है, दर्द है, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए दर्द है, इसलिए बोलते हैं। नहीं लोगों को जागना, इनकी मर्ज़ी। 24 में मोदी को हरा दें, फिर देख लेते हैं कितने बचेंगे और कहाँ भाग के जाएँगे, वो भी देखूँगा मैं। चाइना में आने से रहे, क्योंकि चाइना इनको अलाउ ही नहीं करेगा। इनके लिए जगह ही नहीं है कोई, एक यही देश है। वो मोदी को हरवाने वाले अगर कोई हो, वैसे तो हारेंगे नहीं, पर अगर हारे खुदा ना खास्ता, तो यही दोगले हिंदू ही हरवाएँगे, जो गू में चवन्नी गिरी हो तो उसको उठा के पोंछ के काम में ले लेंगे। वही चक्कर है। और चोनी भी वो वाली है जो कांग्रेस ऑलरेडी बैन कर चुकी है, उसे डिमोनेटाइज़ कांग्रेस ने ही किया था चोनी को, क्योंकि उनकी औकात ही चोनी जैसी थी। मोदी जी की 500,000 की थी तो उन्होंने 500,000 और अभी 2,000 भी उन्होंने बैन कर दिया। तो ये कांग्रेस की जो चोनी वाली कांग्रेस है, ये उसके साथ ही खड़े होने को तैयार है। कर्नाटका, हरियाणा, इन्होंने हिमाचल दे दिया। अभी ये देश भी दे देंगे, इनको क्या है? क्योंकि उन्होंने 200 यूनिट फ्री देने, इन्होंने फिर बिक जाना है। सो रविंद्र जी, एनीवेज़ थैंक यू सो मच। आपने आज नीतीश कुमार के चिथड़े खोल दिए, उसकी गर्लफ्रेंड्स के नाम बता दिए। अब तो लोगों को पता लग गया होगा कि कौन-कौन सी ट्रेन्स उसकी गर्लफ्रेंड्स के नाम पे खड़ी हुई हैं। बाकी खुलासे भी हम किसी और दिन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, एक बार फिर से जय बोल हिंद। देते हैं कि ये सारे जो तथ्य मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उस पे भी अवेलेबल है। हमने अपने मन से कुछ नहीं कहा है। ऑफ कोर्स रविंदर जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप अपनी तरफ से कभी बोलते भी नहीं है। ये पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें होती हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आगे लेकर ही नहीं आता, इसलिए लोगों को पता लगता नहीं है। इसलिए तो लोग आपको प्यार करते हैं। सो एनीवेज़ थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, दोबारा बात करेंगे इसी मैटर के ऊपर और डिटेल में किसी और टाइम। तब तक के लिए जय हिंद। जय भारत। जय भारत। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.